here in the video lecture 4, and in video lecture 3 we have studied some technical terms and we have taken also some beautiful examples. Now let us revise quickly the topics of video lecture 3 and then we move forward. तो सबसे पहले हमने वीडियो लेक्चर 3 के अंदर पढ़ा था न्यूक्लियॉन्स के बारे में, ओके। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? द टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कंबाइंडली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मास नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, वो आपको 10 एलिमेंट्स के मास नंबर याद रखने हैं। आफ्टर दैट हमने उसके बाद आइसोटोप्स की बात की थी। द स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स, और उसमें हमने कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और क्लोरीन के आइसोटोप्स का डिस्कशन किया था। आफ्टर दैट हमने उसके बाद बात की थी आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज जिसमें मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम के एग्जांपल्स इसको क्लियर आउट किया था। सोडियम और मैग्नीशियम का भी एग्जांपल इसमें लिया था। इसके बाद हमने बात की थी आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स जिसको अपन आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं, और आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज में मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्पीसीज जो होंगी जिसमें हम वैसे हमने जब आइसोबार्स की बात की थी तो हमने प्रॉपर्टीज़ वाली बात क्लियर कर दी थी कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होंगी, और आइसोटोन्स में हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों ही डिफरेंट होंगे, सिर्फ a माइनस जेड दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही यहाँ पे सेम रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने पोटेशियम, कैल्शियम के एग्जाम्पल्स और दूसरे कई सारे एग्जाम्पल से इस टर्म को समझा था। फिर हमने उसके बाद बात की थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं उसको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। और यहाँ पे हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर हमने कैटायंस की भी बात की थी कि कैटायंस के अंदर भी ऐसा हो सकता है, एनायंस के अंदर भी ऐसा हो सकता है, और मॉलिक्यूलर स्पीसीज के अंदर भी ऐसा हो सकता है। मॉलिक्यूलर स्पीसीज की जब हमने बात की थी तो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज कैन बी होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब है जहाँ पे एक ही टाइप के एटम होंगे, या इट कैन बी हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे डिफरेंट एटम्स होंगे। तो ये जो टॉपिक्स थे हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, जिसको मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दे दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम आज की क्लास का, दैट इज वीडियो लेक्चर 4 का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेक्चर 4 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैटर का क्लासिफिकेशन, और आई कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है ये तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ ही लिया है, व्हाट इज मैटर, ओके। बट मैटर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं वो बात करते हैं। तो एक बार मैं आपको पहले से क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछली क्लास में ये बता रखा है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, कि मैटर हम उसे कहेंगे जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है, ओके। तो एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द नेचर विच हैज गॉट सम मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम बात करें तो नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैटर के अंदर आएगी। तो इस तरह से तो मैटर को क्लासिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक क्राइटेरिया बना लें तो हम मैटर को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो कौन से क्राइटेरिया है और उसकी बेसिस पे कौन कौन से मैटर के क्लासिफिकेशन होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें हम। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया होता है कि हमने उस क्राइटेरिया की बेसिस पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्लासिफाई किया है। जब हम बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की तो मैटर के दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये फिजिकल और केमिकल नाम किसकी बेसिस पे दिए? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी,
डिफ्यूजन, विस्कोसिटी, देयर आर सो मेनी फिजिकल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कोई मैटर को क्लासिफाई करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा तो वो क्लासिफिकेशन कहलाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मैटर के क्लासिफिकेशन के अंदर दो क्लासिफिकेशन की बात करनी है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा, जैसे कि मैं मान लेता हूं फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें हम तो उसके बेसिस पे हम, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हमने ले ली फिजिकल स्टेट, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने जैसे कहा केमिकल कंपोजिशन, कि मैटर का कंपोजिशन क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझेंगे, और फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में हम दोनों क्लासिफिकेशन को डील करते हैं। पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो देखिए आगे ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए फिजिकल, आई थिंक इट इज visible now, physical classification of matter, physical classification of matter क्या होता है बात करें तो हम कह सकते हैं on the basis of physical properties, on the basis of physical properties like physical state, there are three forms of matter. There are three forms of matter. Okay, the first one is solid state, second one is I just write solid, second one is liquid, and the third one is gas. Student, you also know that there are some more states of matter are also there, fourth state of matter, fifth state of matter, but here we will study only for solid, liquid and gas. Okay, so on the basis of physical properties like physical state, there are three forms of matter which is solid, liquid and gas. ओके, नाउ इन तीनों को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो एक एक प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर इनको अच्छे से समझते हैं। ओके, तो देखिए आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इनकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे फिर हम इंडिविजुअली तीनों को कंपेयर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्या वो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला है डेफिनेट शेप एंड, और इससे भी पहले मैं एक और बेसिक चीज आपको बताना चाहूँगा, वो देखिएगा। तो डेफिनेट शेप से भी पहले, डेफिनेट वॉल्यूम से भी पहले मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है वो बताना चाहूँगा, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स मींस फोर्स, और अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन का फोर्स, यानी कि जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि गैस की अगर हम बात करें तो वो वीकेस्ट होता है।
सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के अंदर होता है, सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लिक्विड जो होते हैं वो इंटरमीडिएट कंडीशंस पे होते हैं। इंटरमीडिएट कंडीशन का मतलब है वी कैन से स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स की कंपैरिजन करें तो वो वीक है, जबकि हम गैसेस की कंपैरिजन करें तो वो स्ट्रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट कंपैरिजन विच इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड जो यहां से समझ में आ जाएगा वो है इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस, ओके, इट इज क्लियर नाउ। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर सेम थिंग, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, स्पेस मतलब स्पेस। अब स्टूडेंट आप खुद समझिए, अगर सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे। अगर एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होगा सॉलिड्स के अंदर। गैसेस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जब यहाँ पे वीक लग रहा है तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो मैक्सिमम होगा। और जब लिक्विड्स की बात करें, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंडीशंस पे हैं, तो हम बोल सकते हैं मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस। गैसेस से कंपेयर करें तो वो कम रहेगा और सॉलिड से कंपेयर करें तो वो ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, लिक्विड्स में स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड्स होगा, और गैसेस में वीकेस्ट होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने कंपेयर किया वो मिनिमम है सॉलिड के अंदर, लिक्विड्स के अंदर मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस हैं, और गैसेस के अंदर मैक्सिमम है। इज इट क्लियर? दो प्रॉपर्टीज का हमने डिस्कशन किया। अब हम आगे तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो देखिए आगे ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है या नहीं होता है, या कैसा होता है। तो सॉलिड्स की बात करें तो हम बोल देंगे दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप भी होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा सॉलिड्स के अंदर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे और वहां पे आपको डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम मिलेंगी। लिक्विड्स की बात करें तो उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सपोज आपके पास 100 ml वाटर है, तो उसे आप बीकर में डालें तो बीकर का शेप ले लेगा। यू शेप की ट्यूब में डालें तो यू शेप ट्यूब शेप यू शेप का जैसा है ट्यूब का शेप वैसा हो जाएगा। अगर हम उसे किसी वेसल में डालें तो उसका शेप ले लेगा, जार में डालें तो उसका शेप ले लेगा। यानी जैसा कंटेनर का शेप होगा वैसा ही उस लिक्विड का शेप हो जाएगा, उसका खुद का कोई शेप नहीं होता है। तो वी कैन से दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप एंड they acquire the shape of the vessel, in shape of the vessel. okay, जिस वेसल में उनको पुट किया गया है वो उसका शेप एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि उनका खुद का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होगा, वॉल्यूम जितना है उतना उनका रहेगा। जब हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो ऐसा कुछ हमें विजिबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर हैं, तो शेप का कोई कंसीडर ही नहीं किया जा सकता, ना ही उनका वॉल्यूम कंसिडरेशन कर सकते कि डेफिनेट वॉल्यूम उनका कुछ होगा। तो वी कैन से दे हैव, गैसेस के बारे में क्या बोल सकते हैं, दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो इनका डेफिनेट शेप होगा
ना इनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। किसके लिए? गैसेस के लिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर हो गई सबको कि सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम दोनों होंगे, लिक्विड्स के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होगा बट नो डेफिनेट शेप एंड दे एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल, एंड गैसेस के अंदर नाइदर डेफिनेट शेप एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी for the comparison of solid, liquid and gas. Now see the fourth one, fourth property. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज के बात करें तो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स, सेकंड देखा इंटरमोलिकुलर स्पेस, थर्ड देखा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब हम आगे फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की रेट क्या होती है? तो डिफ्यूजन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, उसको जल्दी से रिकॉल कर देते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जब तक कि कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है। तो डिफ्यूजन इज अ फिनोमेना इन विच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration spontaneously till the situation becomes equal. okay, तब तक की situation या सारी concentration equal ना हो जाए। अब आप खुद सोचिए सॉलिड में ये काम कैसे होगा? सॉलिड तो जहाँ है उसकी concentration हाई, वो तो वहीं रहेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं कि सॉलिड्स का डिफ्यूजन हो पाए, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर डिफ्यूजन होता है। जबकि हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है, गैस लीक भी बहुत जल्दी से होती है। तो गैसेस के अंदर जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो सबसे फास्ट होगा। लिक्विड्स की बात करें तो वो सॉलिड से तो फास्ट होगा लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में वो स्लो होगा। तो हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन में? मिनिमम और नेग्लिजिबल, मिनिमम और नेग्लिजिबल डिफ्यूजन of solids occur. ओके, या तो हम बोल देंगे मिनिमम बोलेंगे उसे, या बोलेंगे नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होता है। गैसेस में क्या बोलेंगे? मैक्सिमम डिफ्यूजन occur and also at a very high rate or high speed. ओके स्टूडेंट्स, तो गैसेस में डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है, साथ ही साथ वो होगा और हाई स्पीड से होगा, बहुत ही हाई रेट से होगा। ओके, लिक्विड्स में क्या होगा? लेस देन गैसेस, डिफ्यूजन की रेट लेस देन गैसेस होंगी बट मोर देन सॉलिड्स होगा, मोर देन सॉलिड्स होगा। ओके, सॉलिड्स की कंपैरिजन में डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा है लेकिन गैसेस की कंपैरिजन में लिक्विड्स की डिफ्यूजन की रेट्स कम है। तो आई होप ये क्लियर हो जाना चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहले डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो कि अपने आप होगा और जब तक कि इस सारी की सारी कंसंट्रेशन से इक्वल ना हो जाए। ये डिफ्यूजन मिनिमम और नेग्लिजिबल होगा सॉलिड्स के अंदर। ओके, लेकिन लिक्विड्स में गैसेस से तो कम होगा लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होगा। और गैस की बात करें तो मैक्सिमम डिफ्यूजन होगा और वो भी हाई स्पीड पे होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इसके आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हम कितना मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। हम जितना मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे हमें कंप्रेसिबिलिटी को समझना होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ये कंप्रेसिबिलिटी का जो बेस है वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का बेस है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आप समझिए ध्यान से पहले यहाँ पे कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जा सकता है, मॉलिक्यूल्स को पास पास लाया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएं और वो जो पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वो एबिलिटी जो होगी वो कहलाएगी कंप्रेसिबिलिटी।
तो कंप्रेसिबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से। तो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होगा वहां ये कंप्रेसिबिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा आएगी, ताकि वो मॉलिक्यूल्स आराम से कंप्रेस हो पाएंगे। हमने अभी प्रीवियस प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया कि सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो मिनिमम होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स के अंदर कैसी होगी? मिनिमम, और यू कैन से नेग्लिजिबल। उनको हम कंप्रेस इजीली नहीं कर पाते। जबकि गैसेस की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, उनको हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। और लिक्विड्स की बात करें तो हम बोल देंगे मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस, लेस देन गैसेस। गैसेस की कंपैरिजन में जो है लिक्विड्स के अंदर जो है कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, लेकिन सॉलिड्स की कंपैरिजन में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स में मिनिमम है तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी मिनिमम या नेग्लिजिबल होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें लिक्विड्स में तो वो सॉलिड्स से ज़्यादा होता है तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड से ज़्यादा आएगी। और गैसेस की कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी कम आएगी। और गैसेस के अंदर तो कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम है बिकॉज उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी सबसे ज़्यादा है। तो वी कैन शॉर्टली या एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर बताएं तो कंप्रेसिबिलिटी का सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई होगा, ओके, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी हाई होगी, ओके। और गैसेस के अंदर ऐसा होता है, तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी हाई है तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज़्यादा होना चाहिए, ओके। दिस इज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इसके आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं उसी सिलसिले में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं विच इज रिजिडिटी। रिजिडिटी जो है अगेन इट इज बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इस बार क्या होगा? रिजिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उतना ही वो रिजिड होगा सब्सटेंस, और जितना ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा उतनी उसकी रिजिडिटी कम हो जाएगी, ओके। तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करें तो सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, सो मैक्सिमम रिजिडिटी किस में मिलेगी? सॉलिड्स के अंदर। अगर हम बात करें कि रिजिडिटी गैसेस के अंदर कितनी होगी तो ये मिनिमम होगी, क्योंकि गैसेस के अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक होता है। जब हम लिक्विड्स की बात करें तो हम बोल देंगे कि रिजिडिटी लेस देन सॉलिड्स होगी बट मोर देन गैसेस होगी, गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा रिजिड। तो एक्चुअली हम एक इन शॉर्ट एक बात कह सकते हैं, यहाँ पे एक समराइज अपनी बात कर सकते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स तो रिजिड हो गए, while gases are highly compressible, while gases are compressible। जो कंप्रेस होने की एबिलिटी है वो किस में है? गैसेस में है, इसलिए हम क्या बोल देंगे? गैसेस कंप्रेसिबल है, जबकि सॉलिड्स कैसे हैं? रिजिड है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमने रिजिडिटी को देखा। रिजिडिटी किसकी बेसिस पे एक्सप्लेन किया? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बेसिस पे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेसिस पे, दोनों की बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिजिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड्स having maximum intermolecular force of attraction, strongest intermolecular force of attraction, that's why the rigidity is high and they are called as rigid. While gases having minimum intermolecular force of attraction, weakest intermolecular force of attraction, that's why they have minimum rigidity. और लिक्विड्स के लिए तो इंटरमीडिएट सिचुएशन है ही है कि उनकी रिजिडिटी सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से ज़्यादा है। इज इट क्लियर? अब इसके आगे बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया। सबसे पहले हमने बात की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, देन हमने उसके बाद बात की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, देन उसके बाद हमने कहा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम का क्या हिसाब किताब है तीनों के लिए, एंड देन फिर उसके बाद हमने बात की कंप्रेसिबिलिटी की। इससे पहले हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन को भी देखा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड्स गैसेस में कैसा होता है। आफ्टर दैट हमने बात की कंप्रेसिबिलिटी की, ओके, और सबसे एंड में हमने बात की रिजिडिटी की, ओके। और इन सभी की बेसिस पे हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी आइडिया ले लिया
कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस का जब हमें आइडिया हो गया है तो हम आगे, मतलब ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम डील करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये अभी जो हमने पढ़ा ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ एक तरह से। ओके, कंप्लीट जो एनालिसिस है, कंप्लीट डिस्कशन जो है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है, वो हमारे इंडिविजुअल चैप्टर्स में हम बात करेंगे, जो चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों हमारे इंडिविजुअल चैप्टर भी हैं। सॉलिड स्टेट दैट विल बी स्टडीड इन क्लास 12th, while gaseous state and liquid state will be dealt in class 11th। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अभी सिर्फ हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, उतना ही जितना कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक कंसेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, बाकी जो कंप्लीट डिस्कशन है वो सॉलिड स्टेट टॉपिक के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे क्लास 12th में, और गैसेस और लिक्विड स्टेट के अंदर 11th क्लास में बात करेंगे। ओके, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया है। अब हम आगे चलते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जैसा कि हमने कहा था, केमिकल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड रहेगा? केमिकल क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं लाइक केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? पहले तो हमें ये समझना है कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, और उसकी बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज की हम जो बात कर रहे हैं मैटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो देखो, द वर्ड कंपोजिशन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस कौन सी चीज़ों से मिलके बना है, उसका कंपोजिशन क्या है। और केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि केमिकल एस्पेक्ट से, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस सब्सटेंस के, उस मैटर के क्या क्या कंपोजिशन हो सकते हैं। तो जब हम मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम उसके दो फॉर्म बताते हैं कि आइदर इट इज मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, या तो वो प्योर सब्सटेंसेस होगा या वो मिक्सचर होगा। ओके, प्योर सब्सटेंसेस मतलब उसमें एक ही टाइप के एटम होंगे या एक से ज़्यादा टाइप के एटम होंगे, लेकिन एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होंगे। हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर होगा, वो एकदम प्योर होगा, जैसा बताया जाएगा वैसा ही होगा। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, आइदर इट कैन इंक्लूड एलिमेंट, वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है, या वो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड हो सकता है। ओके, इनकी हम अभी बात करते हैं क्या होते हैं। और मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो मिक्सचर कैन बी होमोजीनस मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, या फिर मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइदर होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर हो सकता है। तो ये हो गया कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल कंपोजिशन। ऑन केमिकल कंपोजिशन देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मैटर, आइदर इट इज प्योर सब्सटेंसेस और इट इज मिक्सचर। Pure substances are classified into two forms, elements and compounds, while mixtures are classified into homogeneous and heterogeneous mixture। अब पहले हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, क्या होते हैं वो, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, फिर हम मिक्सचर की बात करते हैं, फिर हम होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ओके, तो देखिए आगे ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। सबसे पहला पार्ट है जिसको हमने नाम दिया प्योर सब्सटेंसेस, कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस की हम जब बात करें, जैसा कि हमें क्लियरली नाम से ही पता चल रहा है, प्योर और सब्सटेंसेस, प्योर का मतलब है कि जैसा कहा जाए वैसा ही उस सब्सटेंस के अंदर होगा। मीन्स दे हैव either one type of atom, they have either one type of atom or more than one type of atom atoms present in a definite proportion,
यानी कि यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ हिसाब किताब है कि या तो एक ही टाइप का एटम होगा, ओनली सिंगल एटम होगा, या फिर मोर देन वन टाइप का एटम होगा लेकिन एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होगा। यानी कि जैसा कहा जाएगा वैसा ही होगा। जैसे हम देखते हैं कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे सपोज करो एक पेंसिल का बॉक्स है और कहा गया उसके अंदर 12 पेंसिल्स हैं, और आप जब वास्तव में घर जाके पेंसिल का पैकेट खोल के देखें तो आपको उसके अंदर 12 पेंसिल मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप कहेंगे यार ये चीज़ प्योर है, ये कंपनी जो है, लेट्स से कंपनी एक्स, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है और इसने जितना बोला है उतना ही है। सपोज इस कंपनी एक्स ने एक नोटबुक बनाई, उस नोटबुक को उसके अंदर कहा कि 144 पेजेस है, और आपने जब घर आके काउंटिंग की तो उसमें एक्चुअल में 144 पेजेस ही निकले। तो आप क्या बोलेंगे, यार ये कंपनी जो है एक्स है, इसकी पेंसिल बॉक्स भी अच्छा था और इसकी नोटबुक भी अच्छी है क्योंकि इसने जितना बोला है उतना ही है। सपोज करो उस कंपनी एक्स ने एक पेन डिज़ाइन किया, ओके, और इस पेन का उसने कहा कि इसमें आप 50 पेजेस लिख सकते हो, ओके, और आपने घर आके जब उससे लिखना शुरू किया तो एग्जैक्टली आपने 50 पेजेस देखा, तो आपने कहा ये जो इसका पेन है इस कंपनी एक्स का वो भी ऑथेंटिक है, यानी कंपनी पूरी तरह से प्योर है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। यानी कि आपने क्या कहा, आपने उसके प्रोडक्ट्स में जो उसने कहा वो अगर उसकी क्वालिटी में दिखा तो आप कहेंगे कि वो प्योर है। सेम थिंग इस एग्जाम्पल से हमें ये भी समझ में आता है कि अगर किसी सब्सटेंस में ऐसा कहा जाए कि एक ही टाइप का एटम है और एक्चुअल में उसमें एक ही टाइप का एटम हो तो वो प्योर होगा। अगर कहा जाए कि मोर देन वन टाइप के एटम है, मान लीजिए 2 एटम है, 3 एटम है, 4 एटम है, लेकिन वो जितना कहा जाए उतना ही प्रोपोर्शन में मिले, तो हम क्या बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। अब इसके अंदर दो कंडीशन आती हैं, या तो एक ही टाइप का एटम होगा या एक से ज़्यादा टाइप के एटम होंगे, तो इसके अंदर फिर हम बोलते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके, देखिए आगे ध्यान से। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एलिमेंट। अब नाम से ही क्लियर है भाई, हम कोई भी एलिमेंट का जब बात करते हैं कि ये सोडियम एलिमेंट है, ये पोटेशियम एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में केवल आपको उसी एटम की बात होगी। मीन्स दे हैव ओनली one type of atom. They have only one type of atom and they occupy a definite position in the modern periodic table. आप सभी प्रीवियस क्लासेस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं, तो आपने वहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ डेफिनेट पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है, उस एवरी एलिमेंट का एक डेफिनेट ग्रुप नंबर है एंड डेफिनेट पीरियड नंबर है। ओके, ये उसकी पोजीशन का मतलब हुआ। ओके, तो हर एलिमेंट की जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो मतलब उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका कौन सा ग्रुप नंबर है और कौन सा उसका पीरियड नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी हुई, इनमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा, ओनली सिंगल टाइप का एटम, एंड दे ऑक्यूपाई अ डेफिनेट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल सोडियम एलिमेंट, और आई कैन जस्ट राइट द कंप्लीट नेम, सोडियम एलिमेंट। तो सोडियम एलिमेंट जो है जिसका हम सिंबल बोल रहे हैं Na, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ओके, और सोडियम एलिमेंट में आप देखेंगे कि केवल सोडियम के ही एटम होंगे, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के दूसरे एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम है और ये डेफिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी कि उस एलिमेंट, हर एलिमेंट का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक डेफिनेट ग्रुप नंबर है और डेफिनेट पीरियड नंबर है। ये ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं, ये जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, वो भी हमारी 11th क्लास का टॉपिक है, वहाँ इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ हम इतना समझना जरूरी है कि एलिमेंट क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है। ओके, अब इसके आगे हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो देखिए ध्यान से, देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। तो उसमें हम, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, सेकेंड इट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड की हम बात करें कि कंपाउंड क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या कहा कि या तो मतलब हमने प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कहा कि या तो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड में हम क्या बोलेंगे, दे हैव मोर देन वन टाइप, दे हैव मोर देन वन
I think this is not visible. They have more than one type of atoms present in a definite proportion. ओके, यहाँ पे क्या होगा, दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, उसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे. ओके, उनमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे और वो डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो इनमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होंगे और डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होंगे. इस डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि वो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, जैसा कहा जाएगा वैसा ही रहेगा. ठीक है. मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारे घर में आलू टमाटर की सब्जी बनती है, तो ओनली पोटैटो की सब्जी जो बनती है उसका टेस्ट अलग होता है, टोमेटो की सब्जी जो बनती है उसका टेस्ट अलग होता है. लेकिन पोटैटो और टोमेटो की जो मिक्स सब्जी बनती है उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है. और उस पोटैटो टोमेटो की वेजिटेबल जब हम बनाते हैं सेपरेटली, तो वहाँ उनका प्रपोर्शन फिक्स है. फॉर एग्जाम्पल, जितना पोटैटो लगेगा उसका हाफ क्वांटिटी में टोमेटो यूज होगा. ठीक है. तो आप देखेंगे कि पोटैटो की सब्जी का अलग टेस्ट है, टोमेटो की सब्जी का अलग टेस्ट है, लेकिन पोटैटो और टोमेटो की जो आलू और टमाटर की मिक्स वेजिटेबल बनती है उसका टेस्ट इन दोनों से अलग है. यानी यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि कंपाउंड्स के अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स है उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं. अब वो कंपाउंड कहलाएंगे, कंपाउंड के एटम्स कहलाएंगे, इंडिविजुअल एटम्स नहीं कहलाएंगे. जैसे पोटैटो की वेजिटेबल जो होगी, आलू की जो सब्जी होगी, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, और टोमेटो की जो होगी वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन इनका जब मिक्स हम बात करेंगे उसका टेस्ट इन दोनों से अलग होगा. ओके, सेम थिंग हम यहाँ पे बात करेंगे कि कंपाउंड्स के अंदर भी ऐसा ही होगा. कंपाउंड्स के अंदर भी हमें यही चीज देखने को मिलेगी कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होंगे और उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. तो वी कैन से इन अ कंपाउंड द एग्जिस्टेंस of individual atoms is lost. ओके, कंपाउंड के अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनका एग्जिस्टेंस लॉस्ट हो जाता है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करते. अब वो कंपाउंड के एटम्स हैं, इंडिविजुअली उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स इज लॉस्ट किसी कंपाउंड के अंदर ऐसा होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, पहला आप समझिए इसको अच्छे से. H2O, क्या लिखा मैंने? H2O, वेरी कॉमन. तो इसके अंदर क्लियर है कि टू एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के, और वन एटम किसका है? ऑक्सीजन का. यानी जब जब भी H2O बनेगा तो ये प्रपोर्शन फिक्स रहेगा. ये अब इसमें क्या होता है, अब इसको समझना अच्छे से कि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, लेकिन पानी तो आग बुझाता है, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब H2O बना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई. यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो अलग थी. हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस होती है, ऑक्सीजन हेल्प्स करता है बर्निंग होने, किसी सब्सटेंस को बर्न होने में, लेकिन वाटर तो टोटली डिफरेंट है, आग बुझाने के लिए काम आता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ऐसा कैसा एक और एग्जाम्पल, आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा यहाँ से. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं CO2 का. CO2 गैस है, सबको पता है इसके बारे में. इसमें वन एटम कार्बन का है और टू एटम ऑक्सीजन के हैं. ओके, तो यहाँ पे भी आप क्या देख पा रहे हैं, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन जो CO2 है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है. तो CO2 हुआ, H2O हुआ, दीज आर द कंपाउंड्स. इनकी प्रॉपर्टी इनके इंडिविजुअल एलिमेंट से बिल्कुल अलग होगी. तो व्हाट आर कंपाउंड्स? दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन. डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब क्या है, जब भी हम वाटर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फिक्स है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का आइटम होगा. जब भी हम CO2 की बात कर रहे हैं तो एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन का आइटम होगा, यानी ये फिक्स है. उस कंपाउंड का जब भी फॉर्मेशन होगा इतने एटम्स होंगे ही होंगे. फिर मैंने एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या बोली कि जब भी कंपाउंड बनता है तो इंडिविजुअल एटम्स का एग्जिस्टेंस, उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं. अब एक मिक्स जो है दोनों को मिला के एक नया प्रॉपर्टी सामने आता है. तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है जो इस वाटर में शो नहीं होता. वाटर की खुद की एक नई प्रॉपर्टीज है. सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी CO2 में नहीं है, CO2 की खुद की एक नई प्रॉपर्टीज है. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड. ओके, अब हम आगे बात करते हैं मिक्सचर्स की. मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो देखिए ध्यान से. अब हम इसके बाद बात करते हैं मिक्सचर्स की. अब
नाम से ही क्लियर है, मिक्सचर, यानी आपने कुछ सब्सटेंसेस को मिक्स किया है फिर इसे बनाया है, और मिक्स करने के दौरान आपने कोई भी प्रपोर्शन नहीं रखा है, जैसे मर्जी आया वैसे मिक्स कर दिया। जैसे हम मिक्सचर लाते हैं, नमकीन मिक्सचर जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, कई सारे आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं लेकिन कोई भी प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता। तो मिक्सचर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 कितने भी आइटम हो सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं रहेगा। जैसे आप मिक्स वेजिटेबल खाते हैं, तो होटल में जाने पर जैसे हम मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर करते हैं तो आपके सामने जो मिक्स वेजिटेबल आता है उसके अंदर 6-7 अलग अलग वेजिटेबल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उसमें इंडिविजुअल सभी का अलग अलग नाम रहता है। ऐसा नहीं कहते कि उसके अंदर ये है पर्टिकुलर या वो है, सभी रहेंगे, और कितने प्रपोर्शन में ये नहीं रहेगा। अब वो होटल वाला एक्सपर्ट हुआ तो क्या करेगा कि जिसका प्राइस कम होगा वो वेजिटेबल उसके अंदर ज़्यादा डालेगा, जिसका प्राइस ज़्यादा होगा वो वेजिटेबल बहुत ही कम डालेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहने को तो मिक्स वेजिटेबल है जिसमें 5-6 वेजिटेबल 7-8 वेजिटेबल है, लेकिन प्राइजेस ऊपर नीचे होने की वजह से उनकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो पहले मिक्सचर्स की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, दे हैव मोर देन, अब इसमें हमेशा फिक्स होगा कि मोर देन 1 एटम ही होगा, तो दे हैव मोर देन 1 एटम, more atom present in any proportion, but not in a definite proportion, ओके। कभी भी वो डेफिनेट प्रपोर्शन में नहीं होगा, कि हिसाब डेफिनेट प्रपोर्शन में अगर हो जाता तो वो कंपाउंड बन जाता, कंपाउंड तो ये है नहीं, ओके। तो वो किसी भी प्रपोर्शन में मिला सकते हैं। अब यहाँ पे काम की बात क्या है कि डेफिनेट प्रपोर्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि डेफिनेट प्रपोर्शन इसमें है नहीं, किसी भी प्रपोर्शन में हो सकता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जब वो उनको आपने डेफिनेट प्रपोर्शन में नहीं मिलाया तो उनका एग्जिस्टेंस लॉस्ट नहीं होगा, उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मेंटेन्ड रहेगा, और उनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो हम क्या बोलेंगे, इन अ मिक्सचर the individual existence of atoms is not lost, okay, and their properties remains in the mixture, their properties remains in the mixture and they are called as components. उन्हें हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। यानी कि मिक्सचर के अंदर क्या, देखो कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा था, इंडिविजुअल एटम्स की प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो गई थी, वहां पे इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना नहीं था, उनका एग्जिस्टेंस नहीं था, और कंपाउंड की खुद की नई प्रॉपर्टीज थी। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स इज नॉट लॉस्ट, ओके। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो होगा एटम्स का, इंडिविजुअल एटम्स का वो लॉस नहीं होगा, एंड देयर प्रॉपर्टीज रिमेन्स इन द मिक्सचर के अंदर उनकी प्रॉपर्टी रहेगी, दे आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। इसका हम एग्जांपल लें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर करते हैं, ओके, तो जैसे आप मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उसमें जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन सब का टेस्ट दिखाई देगा। आपने फर्स्ट बाइट लिया, उसके अंदर मान लो वेजिटेबल 1 की क्वांटिटी ज्यादा थी तो उसका टेस्ट आएगा, सेकेंड बाइट लिया उसमें 4th वाली वेजिटेबल की क्वांटिटी ज्यादा थी, उसका टेस्ट आएगा। तो जिस बाइट में जो वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी आपको, उसका टेस्ट आपको डोमिनेंट दिखेगा, यानी कि उसमें हर एक वेजिटेबल का टेस्ट इंडिविजुअल दिख रहा है, वो उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जिस बाइट में जो वेजिटेबल ज़्यादा क्वांटिटी में दिखेगी उसका टेस्ट उसके हिसाब से आएगा, यानी कि हर एक वेजिटेबल का टेस्ट वहाँ पे मेंटेन है। जबकि मैंने आपको आलू टमाटर की सब्जी का एग्जांपल दिया, पोटैटो टोमेटो वाला, उसके अंदर ऐसा नहीं है। टमाटो की सब्जी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, पोटैटो की सब्जी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और जब इन दोनों को आप पोटैटो टोमेटो की मिक्स वेजिटेबल से कंपेयर करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे उनका टेस्ट इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो वो एक तरह से कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ, और जो हम मिक्स वेजिटेबल की बात कर रहे हैं ये एक तरह से मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मिक्सचर के टाइप्स, जो कि मैंने बताया होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। ओके, देखिए आगे ध्यान से।
देखिए स्टूडेंट्स, हम मिक्सचर की टाइप की बात करते हैं। तो मिक्सचर की जब हम टाइप की बात करें तो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये हमने टाइप्स किसकी बेसिस पे बताए हैं? तो हम कह रहे हैं कि मिक्सचर के जो दो टाइप हैं वो हम उस बेसिस पे बताएंगे कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली मिक्स हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर। अब इसमें नाम से ही क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम और जीनस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहती हैं, सेम रहती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। तो वी कैन से द मिक्सचर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज all throughout and in which the components are completely mixed with each other, okay, is called as homogeneous mixture. ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई कि इसमें क्या होगा? सेम प्रॉपर्टीज होंगी ऑल थ्रू आउट। पूरे मिक्सचर में प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। एंड इन विच द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर। कंपोनेंट्स एक दूसरे से कंप्लीटली इंटरेक्ट कर लेते हैं और कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। पूरे मिक्सचर की प्रॉपर्टी एक जैसी नजर आती है। क्लियर है? इसका फेवरेट एग्जाम्पल है नींबू पानी, लेमनेड जो बनाते हैं हम घर पे। उसमें क्या होता है, आप देखिए, अगर आपने लेमनेड बनाया, उसके अंदर आपने शुगर डाला, लेमन जूस डाला, सॉल्ट डाला, जलजीरा डाला और भी जो आइटम उसके अंदर डाला, लेकिन आज जब उसको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद एकदम होमोजीनस हो जाता है। फिर हमने चाहे उसको 5 लोगों को सर्व किया तो पांचों ग्लासेस का जो लेमनेड का फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा, वो एक जैसा रहेगा। तो ये क्या हुआ? होमोजीनस मिक्सचर हुआ कि सॉल्ट, शुगर, जलजीरा, नमक जो भी हमने दूसरे टाइप के मिलाए या जो लेमन का जूस है, सब अच्छे से उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया और होमोजीनस मिक्सचर बन गया। और होमोजीनस पूरा एक जैसा रहेगा। पहले पर्सन को जो पहली ग्लास मिलेगी, चाहे पांचों वाले को आखिरी ग्लास मिलेगी, टेस्ट लेमनेड का सेम आएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा होमोजीनस मिक्सचर का? सॉल्यूबल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, अगर आप सॉल्यूबल, सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ऐसा कहाँ पॉसिबल है? सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर के अंदर आप सॉल्ट डाल दीजिए, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्ट कैसा है? एक सॉल्युबल सॉल्यूट है। वाटर क्या है? एज अ सॉल्वेंट है। और वी कैन से मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स की बात करें, मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अल्कोहल और वाटर जब मिक्स होते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होगा? होमोजीनस होगा, अच्छे से वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स क्या कहलाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। और सॉल्युबल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेने पर, यानी सॉल्ट और वाटर लेने पर भी वो क्या कहलाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। ओके, तो ये हुए होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स। अब आगे हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। तो अब हम आगे बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। तो हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनस, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो उसमें हम क्या बोलेंगे? हेट्रो का मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और जीनस का मतलब है प्रॉपर्टीज। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और जीनस का मतलब है प्रॉपर्टीज। यानी हम क्या बोल देंगे? दीज मिक्सचर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, these mixture have different properties all throughout the mixture, all throughout, and the components do not completely mix with each other, mix with each other।
कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स नहीं हो पाएंगे। यानी इस मिक्सचर में क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा, एंड द कंपोनेंट्स डू नॉट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। ऐसा कहाँ हो पाता है, तो हम कहेंगे कि इनसॉल्युबल सॉल्यूट अगर आप लेते हैं, एग्जाम्पल इसका बता रहा हूँ, इनसॉल्युबल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपने इनसॉल्युबल सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लिया तो वो आधा अधूरा डिजोल्व होगा, आधा अधूरा डिजोल्व नहीं होगा। ओके, एंड जो सेकेंड एग्जाम्पल हम कहें, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो ऐसा कैसा ही होगा, उसमें भी हम जब बात करें, लेट मी राइट इट क्लियरली, टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल का मतलब यही है कि जो डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। तो इनसॉल्युबल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का भी जो मिक्सचर होगा वो भी हिट्रोजिनस होगा, और जो टू इमिसिबल लिक्विड्स है उसका मिक्सचर भी हिट्रोजिनस होगा। ओके, इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ऑल थ्रू आउट द मिक्सचर, और इसमें कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। इसमें हमने फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात की। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 5 में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे।